अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं सैयद फैसल करीम और मैं हूं किरण आफ्ताब। हाय ज़ूद पशेमा का पशेमा होना। गुज़िश्ता रोज कौमी असम्बली के हंगामे पर इजहार अफसोस करने वाले अरकान आज भी बाज न आए। कल बजट की किताबें उछाली थीं, आज सैनिटाइजर की बोतलें चल गई। कौमी असम्बली इजलास शुरू होते ही शोर शुरू हो गया। बोतल फेंकी गई तो स्पीकर असद कैसर गुस्से में आ गए। पहले पूछते रहे किस किस ने फेंका, किसी ने जिम्मेदारी कबूल ना की। ऐवान के रखवाले ने इजलास कल तक मुलतवी कर दिया। कल जो हुआ था धमाल, अभी उसी पर हो रहा था मलाल। 14 और 15 जून को हाउस में जो कुछ हुआ है बहुत अफसोसनाक है कि आज स्पीकर को आ गया जलाल। ये किसने फेंका भाई? ये किसने मारा है? कुछ देर पहले स्पीकर तहकीकात का बताकर चेहरे पर मुस्कुराहट लाकर हुकूमती रुकन अताउल्लाह को शोर शराबे पर चुप करा रहे थे। शहबाज शरीफ स्पीकर की बेबसी का बता रहे थे। अगर आप इतने बेबस हैं तो मुझे पर अफसोस है कि इतने में आज किताबें नहीं सैनिटाइजर की बोतलें चलने लगी। जिसने मारा है इसको हाउस से निकालो। ये किसने मारा है? नोट कर लो जिसने मारा है इसको। स्पीकर का माइक हो गया था खराब। शहबाज शरीफ को मुखातिब करके कहा, ये गलत हरकत है जनाब। मियां साहब इस तरह नहीं होता, इस तरह नहीं होता। देखिए ये भी कोई तरीका नहीं है कि उसने गलत चीज फेंकी है, इसके खिलाफ मैं एक्शन लूंगा। जिसने कहा है इसको मैं बैन करता हूँ। चेक कर ले किसने मारा है। सूरत हाल ऐसी बन गई, सार्जेंट एट आर्म्स को दरमियान में कतार लगाना पड़ गई। स्पीकर ने भी फिर हाउस न चलाया। सैनिटाइजर लगने से एक रुकन के जख्मी होने का बताया। जो यहाँ से बोतल फेंका गया और उस पे एक मुअज़्ज़ज़ रुकन जख्मी हुआ है। इजलास जुमेरात दिन 12 बजे तक मुलतवी कर दिया। तो मुहज़्ज़िब ऐवान में गैर मुहज़्ज़िब हरकत किसने की? हुकूमती और अपोजिशन अरकान ऐसे में आमने सामने आ गए। तहरीक इंसाफ के एमएनए मलिक अहमद हुसैन कहते हैं अपोजिशन बेंचों से फेंकी गई बोतल, इसकी वजह से अकरम चीमा जख्मी हो गए, उनकी हड्डी मुतासिर हुई। मरियम औरंगजेब कहती हैं हुकूमती अरकान सोच कर आए थे कि इजलास नहीं होने देंगे। ये किसने फेंका भाई? ये किसने मारा है? जिसने मारा है इसको हाउस से निकालो। ये किसने मारा है? कौमी असम्बली में दूसरे दिन भी हंगामाराई। कल कागजी गोलाबारी की गई तो आज सैनिटाइजर की बोतल को हथियार बनाया गया। ये सैनिटाइजर की बोतल फुल स्पीड में मारी गई है, मेरे साथ से गुजरी है, मेरे कान से ऐसे शू करके गुजरी है। हुकूमती अरकान के मुताबिक ओपोजिशन बेंचों से फेंकी गई बोतल से अकरम चीमा जख्मी हुए। अकरम चीमा साहब को जिस जोर से लगी है उनकी कोई हड्डी भी ना फ्रैक्चर हो गई हो, आंख के नीचे वाली, और वहाँ पे गिल्टी सी बन गई थी। नून लीगी रुकन मरियम औरंगजेब ने हुकूमती अरकान पर हमले का इल्जाम लगा दिया। पहले बोतल आई, फिर बोतल आई, उसके और हमारे जाते ही शहबाज शरीफ साहब ने अपनी तकरीर शुरू की और वहाँ से गालियाँ शुरू की। इस नीयत से आते हैं कि इजलास नहीं चलेगा, इस नीयत से आते हैं कि ऑपोजिशन लीडर बात नहीं करेगा। प्रोग्राम 7 से 8 में पीटीआई रहनुमा जरताज गुल ने कहा, हंगामा आराई ओपोजिशन ने शुरू की। जब हम सुन रहे हैं तो फिर पेमलन वाले खुद क्यों अपने अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की तकरीर के दौरान हुलड़बाजी करते हैं, हाथापाई करते हैं, लोगों को बोतलें मारते हैं सैनिटाइजर की? ये उनको सोचना चाहिए। क्यों नहीं चाहते कि शहबाज शरीफ का बयान जाना चाहिए? गुज़िश्ता रोज जिन्होंने किताबों से हमले किए उनके चेहरे तो वाज़े हैं। सैनिटाइजर फेंकने वाला कौन था, उसे ढूंढ निकालना स्पीकर के लिए नया चैलेंज बन गया है। ऐसा करोगे तो असम्बली नहीं आओगे। हंगामा आराई पर 7 अरकान के लिए ऐवान के दरवाजे बंद हो गए। स्पीकर ने अगले हुक्म तक पाबंदी लगा दी है। हुकूमत के 3 और अपोजिशन के 4 अरकान शामिल हैं। सार्जेंट एट आर्म्स ने लीगी रुकन अली गौहर को दरवाजे पर ही रोक दिया। उस्मान खान की रिपोर्ट। हुल्लड़बाजी, हंगामा आराई और गालम गलोच के जरिए ऐवान के तकद्दुस के बखिए उधेड़ने वाले असम्बली में दाखिल न होने पाए। गुज़श्ता रोज के शर्मनाक वाक़े पर स्पीकर असम्बली का एक्शन। बदतमीजी और बदतहजीबी के मुर्तकिब 7 अरकान का ऐवान में दाखिला बंद कर दिया।
पाबंदी का सामना करने वालों में PTI के अली नवाज अवान, अब्दुल मजीद खान और फहीम खान शामिल। नून लीग के शेख रुहेल असगर, अली गोहर खान, चौधरी हामद हमीद और आगा रफीउल्लाह पर भी असम्बली के दरवाजे ता हुक्म सानी बंद। लीगी रुकन अली गोहर को सार्जेंट एट आर्म्स ने दाखिली दरवाजे पर रोका तो उन्होंने स्पीकर की गैर जानिबदारी पर सवाल उठा दिया। बहुत सारे लोग हैं, वो तो उनके नाम ही कोई नहीं, जितने लोग थे सबके लिखे बायस लिस्ट नहीं चलेगी। अगर वो सही लोगों के नाम नहीं डालेंगे तो फिर हम हाउस के अंदर इजलास में जाएंगे। ये मैं बहुत आप उनको कन्वे कर दें। मुतहदा अपोजिशन ने अरकान पर पाबंदी का फैसला मुस्तरद कर दिया। अपोजिशन रहनुमाओं का कहना था कि स्पीकर ऐवान के हर रुकन का मुहाफिज और निगहबान होता है। असद कैसर ये फर्ज निभाने में नाकाम रहे। तो यही शिकवा किया गया। ऐवान में रिवायात की धज्जियां उड़ाई गई, खवातीन का भी लिहाज नहीं किया गया। आप ऐसे में खामोश तमाशाई बने रहे। असेंबली में किताबें चलने पर अपोजिशन लीडर ने स्पीकर के सामने शिकायतों की किताब खोल दी। शहबाज शरीफ ने यह भी कह दिया कि वजीर आजम के आने पर अपोजिशन ने अगर सब्र न किया तो फिर हमसे शिकवा न कीजिएगा। कल का दिन हमारी पार्लियामान की तारीख में इट वॉज अ ब्लैक डे। इमरान खान नियाजी के हुक्म पर जो यहाँ पर गाली गलोच की गई, रवायात की धज्जियां उड़ाई गई, माँ और बहनों को जिस तरह यहाँ पर रगेदा गया उसको आपने नहीं रोका, जिस तरह बदजुबानी यहाँ पर की गई उसको आपने नहीं रोका। अब भी वही धींगा मुश्ती जारी है। अगर आप इतने बेबस हैं तो मुझे उनके ऊपर अफसोस है। कल को अगर कायदे ऐवान आए और फिर ऑपोजिशन ने उस बात का मुजाहरा ना किया जिसका मैं और आप जिसकी तोको करते हैं, तो फिर मुझसे आप गिला ना करें जनाब स्पीकर। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर जानिबदार करार। अपोजिशन ने तहरीक अदम एतमाद लाने का ऐलान कर दिया है। तय हो गया है कि अगर अपोजिशन रहनुमाओं को बात ना करने दी गई तो हुकूमती अरकान भी नहीं बोल पाएंगे। इस्लामाबाद से देखिए उस्मान खान की रिपोर्ट। पार्लियामान को अखाड़ा बनाकर रुकन पहलवानों का सियासी दंगल। नई सूरत हाल के तनाजुर में हिज़्ब इख्तिलाफ का हदफ तब्दील। अपोजिशन लीडर के चैम्बर में मुतहिदा अपोजिशन की बैठक में स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का फैसला। शाजिया मरी, नवीद कमर, राजा परवेज अशरफ, अयाज सादिक, राना सनाउल्लाह और JUI के 2 अरकान पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील दे दी। पहले ये अदम एतमाद उस पे असेंबली में गवर्नमेंट ने भी कर दिया, अपोजिशन ने भी कर दिया, रह गया पीछे। इजलास में तय पाया कि अपोजिशन रहनुमाओं को बात न करने दी गई तो हुकूमती अरकान भी नहीं बोल सकेंगे। हालात की तमाम तर जिम्मेदारी वजीर आजम पर आयद। वजीर आजम साहब बच्चों की तरह अपना मिनिस्टर्स को हिदायत दे रहे हैं। अगर अपोजिशन की तरफ से इस पे कोई रिएक्शन नहीं होगा तो ये जमहूरियत के लिए बुरा होगा। तो यही वजह है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग मिलकर एक प्लान बनाएंगे। अपोजिशन जमातों ने स्पीकर को खत भी लिख दिया। असद कैसर जानिबदार करार, अदम एतमाद का भी इजहार। कहा पार्लिमानी तारीख में पहली मरतबा ऐवान में अपोजिशन लीडर पर हमला किया गया और स्पीकर तहफ्फुज करने में नाकाम रहे। अरकान कौमी असम्बली की आंखें अरकान कौमी असम्बली के निशाने पर। गुज़िश्ता रोज मलिका बुखारी और आज अकरम चीमा की आंख पर चोट लगी। मुहावरे में तो आंखों से निशाना लगाया जाता है, लेकिन कौमी असम्बली में आंखों पर निशाने लगाए जाते हैं। गुज़िश्ता रोज मलिका बुखारी को आंख पर चोट आई तो आज अकरम चीमा हदफ बने। मलिका बुखारी को फौरी तिबी इमदाद दी गई थी। PTI रहनुमा कहती हैं अपोजिशन ऐसे हथकंडों से डरा नहीं सकती। हमारी जबान बंदी नहीं हो सकती। अगर आप इस तरफ से गंदी गालियां निकालेंगे, सीटियां कसेंगे, ताने मारेंगे, किताबें फेंकेंगे तो यहाँ से भी एक रवैया वापस आएगा। आमिर डोगर ने कहा है कि अपोजिशन का रवैया समझ से बाहर है। हमारी नई नस्ल हमें देख रही है, हम क्या मैसेज दे रहे हैं। सियासतदानों का इमेज खराब हो रहा है। तो उसके बाद रही सही कसर अभी उन्होंने हमारे एक मेंबर को जख्मी किया और उसके बाद ये साबित हो गया कि अपोजिशन नहीं चाहती। अगर ऐवान में अरकान के एक दूसरे पर हमले इसी तरह जारी रहे तो वो वक्त दूर नहीं जब क्रिकेटर्स की तरह अरकान असम्बली भी ऐवान में हेलमेट पहने दिखाई दें। हुकूमती और अपोजिशन अरकान खुद को मासूम और मुखालिफिन को जिम्मेदार करार दे रहे हैं। एहसन इकबाल तो दूर की कौड़ी ले आए।
वजीर आजम पर इल्जाम लगा दिया। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा मलिका बुखारी को वजीरों ने ही किताब मारी है। पार्लियामेंट में हुल्लड़बाजी और किताबी जंग किसके कहने पर हुई? हुकूमती पार्टी के इल्जामात के बाद नून लीग का जवाबी वार। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एहसन इकबाल ने सारा मलबा वजीर आजम पर डाल दिया। कल का ऑपरेशन इमरान नियाजी साहब की बराह रास्त हदायत और निगरानी पर हुआ है। सुना यह है कि स्पीकर की तलबी ये हुई है कि जब हमारे वुज़रा हुल्लड़बाजी कर रहे थे तो तुमने असेंबली का इजलास एडजर्न क्यों किया? शाहिद खाकान अब्बासी का कहना था कि शहबाज शरीफ पूरी अपोजिशन के नुमाइंदे थे जिन्हें तकरीर से रोकने की कोशिश की गई। स्पीकर साहब किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकेंगे। वो कार्रवाई करेंगे तो उन चंद बेगुनाह मेंबरान के खिलाफ करेंगे जिनको कुर्बानी का बकरा बनाया जाएगा। ये जो खातून है मलाइका बुखारी, वीडियो मौजूद है कि अपने ही वज़रान और साथियों ने किताब मारकर जख्मी की। मैंने नहीं मारी। साबिक वजीर आजम ने चीनी स्कैंडल में FIA की जानिब से शहबाज शरीफ को नोटिस अपोजिशन की आवाज दबाने का हरबा करार दिया। कहा वो किसी शुगर मिल के शेयर होल्डर हैं, ना डायरेक्टर। कायदे हिज़्ब इख्तलाफ का चीनी की कीमतों से कोई लेना देना नहीं। उस्मान खान, समा, इस्लामाबाद। कौमी असेंबली में रॉयल रंबल से पहले ट्रेनिंग सेशन भी हुआ था। शफकत महमूद और जरताज गुल प्रैक्टिस करते नजर आए थे। शेरी मजारी ने तलखी बढ़ाने वालों को हौसला दिया था और वजीर दिफा जंग की सूरत हाल उन्होंने देखी, फिर अपनी टीम के दिफा में चले आए। कौमी असेंबली में शोर शराबे, हंगामे और हुल्लड़बाजी का मुकाबला। अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान मैच से कबल वजीर तालीम शफकत महमूद और जरताज गुल नेट प्रैक्टिस करते दिखाई दिए। शीरी मजारी ने भी तरबियती सेशन में अपनी टीम का हौसला बढ़ाया। सारे हंगामे के दौरान वजीर दिफा ने पहले दिफाई हिकमत अमली इख्तियार की, दूर खड़े सुकून से तमाशा देखते रहे। लेकिन जब उन्हें जोश आया तो उन्होंने भी कागज उठाकर हरीफों पर हमला कर दिया। नूरियाबाद का नाम इतना बुरा है, तफसील जानिए थोड़ी सी देर में। कौमी असेंबली में जो तूफान बदतमीजी बपा हुआ, गालियां चली। नून लीग के रोहेल असगर से सवाल हुआ, कहने लगे ये पंजाब का कल्चर है। वजीर आजम के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल का रद्दमल भी सामने आ गया। बोले पंजाब का कल्चर मोहब्बत और इज्जत का है, माओ बहनों को गालियां देने का नहीं। किताब का एहतराम और शुस्ता जुबान महज़्ज़ब सकाफत की पहचान है और कौमी नुमाइंदों का ऐवान मुक़द्दस मुकाम समझा जाता है, मगर हमारे यहाँ मुक़द्दस ऐवान अखाड़ा बन गया। बजट की किताब हथियार और जबानों से तड़ातड़ गालियाँ निकली। नून लीग के रहनुमा रोहेल असगर से पूछा गया, साहब ये क्या है? कहने लगे आपकी फैमिलीज ने भी, सबकी फैमिलीज ने देखा है कि गालियां देना अच्छा पंजाब का कल्चर। फिर कहने लगे गुस्से में हो जाता है। सर ये आपने गाली देने को पंजाब के कल्चर से जोड़ दिया कि यार होता है, गुस्से में आके बंदा कर जाता है। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने रोहेल असगर पर तनकीद करते हुए कहा कि पंजाब का कल्चर माँ बहनों को इज्जत देने का कल्चर है। अपना सियासी कद बढ़ाने के लिए अपनी सियासी लड़ाई में उन माओ बहनों बेटियों का क्या कसूर है कि आप उनको गाली दे रहे हैं? शहबाज गिल ने रोहेल असगर को पंजाबी में पैगाम भी दिया। कुछ हया करो शेख रोहेल असगर साहब, पहले तो अपने टब्बर की इज्जत रोल रहे हो, हुण पूरे पंजाब की पग नूं दाग ला रहे हो। कुछ हया करो। क्या ऑपोजिशन में बहन भाई के बाद भाई भाई का नया सीजन शुरू हो गया? PDM में लड़ाई के बाद फिर से बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ को एक दूसरे पर एतमाद होने लगा है। बिलावल भुट्टो ऑपोजिशन लीडर की मुकम्मल हिमायत का ऐलान कर रहे हैं। सरदारी इमरान भाई भाई। एक वक्त था कि मरियम नवाज इमरान खान और आसिफ जरदारी को भाई करार देती थी। भाई भाई। फिर वक्त पड़ा तो बिलावल को भाई बना लिया। बिलावल मुझे अपनी बड़ी बहन की तरह रिस्पेक्ट देता है। खाने और चाय की दावतों पर बड़े बड़े प्लान बनाए गए। इस्तीफा फिर इस्तीफों के मामले पर PDM में लड़ाई हो गई। PDM में लड़ाई हो गई है।
अब मरियम और बिलावल तो कहीं साथ नजर नहीं आते, मगर शहबाज शरीफ को बिलावल के कंधों पर पूरा एतमाद है। अब शहबाज शरीफ साहब आपके सामने है, सेहतयाब हो गया है हमारा इंकलाब को लीड करने के लिए। जवां कंधे हैं, जिम्मेदारी मैं इनको दूंगा। बिलावल भुट्टो भी शहबाज शरीफ को ही असल नून लीग समझते हैं। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ साहब है, सदर मुस्लिम लीग शहबाज शरीफ साहब है। जो शहबाज शरीफ साहब कहेगा उसका बयानिया को, मौक़िफ़ को मुस्लिम लीग की पॉलिसी समझेंगे। बिलावल ने बजट पर भी शहबाज शरीफ की मुकम्मल हिमायत का ऐलान किया। खुल्लम दावा दे रहा हूँ मीडिया के सामने शहबाज शरीफ साहब को कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सारे मेंबर्स आपके। लगता है पीडीएम के प्लेटफॉर्म पर जो तय हुआ था, शहबाज और बिलावल उस पर खूब अमल कर रहे हैं। तय हो गया कि अकेले ना जाना हमें छोड़कर तुम। और यहाँ सिंध में सारे सुर आगे पीछे हो जाते हैं, सारे नंबर्स आगे पीछे हो जाते हैं। वजीर आला सिंध हर बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ आदाद शुमार बताते हैं, और आज तो हद ही हो गई। विफाक पर तनकीद करनी थी, अपने गुण गाने थे, इस चक्कर में सूबे का बजट हजारों खरब का बना दिया। कल बड़ा शोर था सिंध असेंबली में। बजट के दौरान सीटियां बज रही थी, मगर आज पोस्ट बजट में बड़ा सुकून था। 13 साला वजीर खजाना मुराद अली शाह ने फरमाया, कल जो माहौल असेंबली में किया गया तो शायद पता नहीं आप लोगों ने कुछ सुना कि नहीं सुना सही तरीके से। और फिर वो मुराद अली शाह जो लंबे चौड़े अदाद शुमार लिखकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे, वफाक के सामने हिसाब किताब के पलंदे लहराते रहे, सिंध को कितने अरब नहीं मिले ये बताते रहे। हमारे साथ शदीद नाइंसाफी हुई है, सिर्फ बुक्स ने 90 अरब इधर दिए, 93 अरब उधर दिए। कहाँ है भाई, दिखाओ तो सही, स्कीम बता दो। पोस्ट बजट तकरीर में सिंध का बजट वफाक से भी ऊपर ले गए। अगले साल का हमारा बजट 1,477 बिलियन 903 मिलियन का है, 14,077 अरब रुपए। मगर फिर फौरन ही एहसास हो गया कि हिसाब किताब में कच्चे हैं। अरब के बाद खराब होते हैं, कितनों में खराब होते हैं मुझे नहीं पता, 14 खराब बन जाते हैं जो भी बनते हैं। ये है सिंध के 13 साल से वजीर खजाना, न जाने कितने अरब को खरब समझकर कराची पर लगा चुके हैं, और वो अरब भी न जाने करोड़ थे या फिर लाख। तो जनाब, कराची में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरक्की ऐसी है, शाराए फैसल से शुरू, शाराए फैसल पर ख़त्म। शहर का बुरा हाल है, लेकिन वज़ीर आला सिंध मुँह फुलाकर वफाक पर तनकीद और सीना फुलाकर अपने काम की तारीफ करते हैं। फिर ये शिकवा भी करते हैं कि शिकवा क्यों करते हैं। मेरा कराची, बेचारा कराची, गंदा कराची, कचरा कराची, और उस पर 13 साल से कायम सिंध हुकूमत एक सुलगता सवाल, और जवाब बस एक ही है, शाराए फैसल बना दी हमने। शाराए फैसल को हमने उसको बनाया, शाराए फैसल की वाइडनिंग ये भी पिछले 3-4 साल में हुई है। सारे शहर की सड़कें टूट चुकी हैं, फूट चुकी हैं, मगर मुराद अली शाह ने शाराए फैसल बना दी है। शाराए फैसल के ऊपर ये अंडरपास, फ्लाईओवर, ये सब इस रोड पे आपको नजर आए कि नहीं आए? बाकी शहर का ट्रांसपोर्ट बदहाल है, मगर सिंध हुकूमत का बजट शाराए फैसल से शुरू होता है, शाराए फैसल पे खत्म हो जाता है। क्या शाराए फैसल सगी सड़क है और बाकी सौतेली सड़कें हैं? सिंध हुकूमत शाराए फैसल से आखिर कब तरक्की की शाहराह पर आएगी? वज़ीर आला सिंध ने अपनी कारकर्दगी बयान करते हुए कराची के मुख्तलिफ मंसूबे गिनवाए। समा के प्रोग्राम 7 से 8 में इनके दावों का पोस्टमार्टम किया गया कि जितने मंसूबे बताए गए उनमें से ज्यादातर इलेक्शन से पहले मुकम्मल हो चुके थे। लीड 15 पे फ्लाईओवर, मंजिल पंप पे फ्लाईओवर, हम काम नहीं करते भाई, बिल्कुल काम नहीं करते, करेंगे तो पता नहीं क्या करेंगे। सिंध के वड्डे वजीर के वड्डे दावे। समा के प्रोग्राम 7 से 8 में दावों का पोस्टमार्टम किया गया। मुराद अली शाह साहब, अगर आप कहते हैं कि मेरे कुल असासे यही है जो बयान किया गया तो मैं मान लेती। अगर कहते कि हम 13 सालों में बस यही कर सकें तो मैं मान लेती। शायद आपने ये जो कारकर्दगी बताई है ना, ये व्हाट्सएप देखकर बताई है
किरण नाज ने बताया कि सिंध में पीपल्स पार्टी के हालिया दौर में तो कोई बड़ा मंसूबा मुकम्मल नहीं हुआ। मुनव्वर सोहरवर्दी अंडरपास 2017 में बन चुका था। मलीर फ्लाईओवर 2016 में लोगों के लिए खोला जा चुका था और उसकी बुनियाद 2013 में रखी गई थी। मंजिल पंप फ्लाईओवर 2017 में मुकम्मल हुआ। हबरीवा रोड और सादिकैन अंडरपास 2017 में मुकम्मल हुए। यूनिवर्सिटी रोड, तारिक रोड भी 2017 के प्रोजेक्ट हैं। यानी इलेक्शन से पहले बड़े बड़े मंसूबे मुकम्मल किए गए ताकि आवाम से वोट लिए जा सकें। सिंध के बजट में 13 साल करप्शन की दास्तानें हैं। हलीम आदिल शेख पीपल्स पार्टी पर बरस पड़े, कहा सिर्फ विफाक पर तनकीद से काम नहीं चलेगा। बजट बुक के अंदर वही 13 साल की करप्शनों की दास्तानें हैं, तो भी ड्रामा मुराद अली शाह साहब नहीं चलेगा। इन्होंने अजरक कार्ड खेलने की कोशिश की है, सिंध कार्ड खेलने की कोशिश की। इस बजट बुक के अंदर सिंध के गरीब आवाम के लिए कुछ नहीं है, कहानियां हैं। यूनुस मेमन के मुंशी साहब ने जो बजट पेश किया, मुंशी साहब आपने अपनी नौकरी तो पक्की कर ली, लेकिन सिंध के आवाम के दिल में आपकी जगह खत्म हो चुकी है। मतलब जुल्म नहीं है, सीएम हाउस के पैसे बढ़ रहे हैं, गरीब का खाना कम हो रहा है। 53% बजट खर्च ही नहीं कर सके हैं। आपके अंदर एबिलिटी नहीं थी खर्च करने की। ये जो रोते हैं ना, हम इसलिए नहीं कर सके, पैसे नहीं आए, हम इसलिए नहीं किए, वफाक ने रोक लिया। हायरे घोड़ाड़े मरी जाड़े, आपको हायरे घोड़ाड़े में बचने नहीं देंगे मुराद अली शाह साहब। अपोजिशन आपसे हिसाब लेगी। वज़ीर आला सिंध पीपल्स पार्टी की तरक्की तो गिनवाते हैं, लेकिन एक मंसूबा ऐसा है जो वज़ीर आला सिंध की चिड़ बन चुका है। जहां सवाल होता है मुराद अली शाह गुस्से में आ जाते हैं। जिस मंसूबे के लिए बजट में रकम रखी, काबीना ने मंजूरी दी, इसे भूल भी जाते हैं। नूरियाबाद करप्शन केस मुराद अली शाह की ऐसी चिड़ बना है कि जिक्र सुनते ही सीख पा हो जाते हैं। आज भी समा का नूरियाबाद से मुताल्लिक सवाल मुराद अली शाह को नागवार गुजरा। पूछा गया था कि नूरियाबाद पावर प्रोजेक्ट को माजी में कितनी रकम दी गई और इस बजट में कितने देने का इरादा है। एक बार फिर सुनिए। नूरियाबाद पावर प्रोजेक्ट के लिए इस बार पैसे नहीं मकसद के लिए इस्तेमाल हो गए। नहीं, कौन सा बजट पढ़ लिया आपने? अगर नहीं कहने वाले मुराद अली शाह की याददाश्त कमजोर हो गई है तो उन्हें याद दिला देते हैं। गुज़िश्ता माली साल के बजट से ही नूरियाबाद पावर प्रोजेक्ट को 7 अरब 66 करोड़ रुपए दिए गए थे। 17 जून 2020 को सिंध काबीना के इजलास में इस रकम के इजरा की मंजूरी के दस्तावेज भी मौजूद हैं। बल्कि जून 2021 की 4 तारीख को होने वाले काबीना इजलास में भी नूरियाबाद को रकम की अदायगी एजेंडे का हिस्सा था। मगर इससे पहले नूरियाबाद पावर केस में होने वाली आम पेशरफ्त ने मुराद अली शाह को इस इरादे से बाज रखा और वो पेशरफ्त थी साबिक चीफ सेक्रेटरी एजाज चौधरी का नैब में दिया गया बयान, जिसमें एजाज चौधरी ने कहा है कि मुराद अली शाह ने 2013 में नूरियाबाद पावर प्रोजेक्ट को गैर कानूनी तौर पर 9 अरब रुपए जारी किए थे। मुराद अली शाह के खिलाफ इस केस में ठोस सबूत आने की वजह से एहतसाब अदालत ने मुराद अली शाह पर फर्द जुर्म आयद करने के लिए 30 जून की तारीख मुकर्रर कर रखी है। सवाल तो होगा। पीपल्स पार्टी के रहनुमा समा के सवालों से घबराने लगे। मुराद अली शाह भी सवाल का जवाब न दे सके तो तंज करने लगे। माजी में भी पीपल्स पार्टी के रहनुमा सवालों पर बुरा मानते रहे। यार एक ही कर लो, एक तो मौका दे लो। सवाल क्यों चुपते हैं, जवाब क्यों नहीं दे पाते? जियाली सरकार समा के सवालात पर बरहम क्यों होती है? अदालत आपको आपकी हुकूमत को छोड़ आपको कहे, ये भी कहते हैं कि में काम नहीं होता, तनकीद अदालत आप पर करे। आप कहते हैं कि रिपोर्ट साहब ही करें तो शर्म और हया साहबियों को आप कहते हैं होनी चाहिए। आप संजय इसको गलत डायरेक्शन में अपनी चैनल के इन्फ्लुएंस में आके ना ले। बीबी हुकूमत का वजीर हो या मुशीर, कारकर्दगी से मुतालिक दरियाफ्त करना उन्हें एक आंख नहीं भाता। आप लोगों ने जो किया हमारे साथ वो अभी भी कर रहे हैं, चल रहा है, सिर्फ आपकी मर्जी, आपका चैनल है, जो मर्जी करें। आप समा को सिर्फ सिंध नजर आता है, आपको टास्क दिया जाता है अच्छी चीज मत दिखाओ, बुरी चीज दिखाओ। कभी सवाल करने पर धमकाया जाता है। इसको समझा। विफाकी हुकूमत को नसीहत करने वाले बिलावल से पूछा गया कि पीपी ने अपने दौर में इन मशवरों पर अमल क्यों न किया, तो बुरा मान गए। पार्टी के दौर को देखें हालात आपके सामने चाहिए और दीगर इदारे ऐसे गिरे कि दोबारा उठ नहीं सके। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और समा के दरमियान इतना खास मोहब्बत है, उनके लिए तो हकायक भी तब्दील हो जाता है। कोई बुरा माने या भला जाने, समाबादी ले गया, सवाल तो होगा।
एक दो नहीं, सारे पप्पू पास होंगे। मौजरा जानिए थोड़ी सी देर में। कराची क्या से क्या हो गया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने सिंध भर में सरकारी जमीनों पर कब्जा खत्म कराने का हुक्म दे दिया। मुतालिका इदारों पर सख्त बरहमी का इजहार करते हुए रिमार्क्स दिए कि कराची के खिलाफ साजिश की गई। इरफानुल हक रिपोर्ट कर रहे हैं। टूटी फूटी सड़कें, उबलते गटर, जगह जगह मिट्टी और कचरे के ढेर। कराची के साथ साजिश है। चीफ जस्टिस के तजावुजात केस में सख्त रिमार्क्स। केएमसी हुक्काम को मुखातिब करके कहा, आप लोगों ने ही कब्जा कराया है। जिन लोगों ने 2 नंबर काम किए सब गिरफ्तार होंगे। केएमसी जैसे इदारे को खोखला कर दिया। लाइंस एरिया में एक एक पर्ची पर जमीनें बेच दी। कराची के 36,000 प्लाटों पर आज भी कब्जा है। सरकारी जमीनों पर कब्जा केस में सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की भी सरजनिश। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, मलीर और गुलिस्तान जौहर से नूरियाबाद तक ऊंची ऊंची गैर कानूनी इमारतें बन गई हैं। महकमा रेवेन्यू जालसाजी करके अरबों रुपए कमा रहा है। अदालत ने महकमा रेवेन्यू की रिपोर्ट मुस्तरद करते हुए 3 माह में कराची समेत सिंध भर की सरकारी अराजी वागुजार कराने का हुक्म दे दिया। क्लिफ्टन कराची में एसटी प्लॉट्स पर कायम 2 निजी अस्पतालों को नोटिस जारी करते हुए डीजी केडीए से शहर भर के एसटी प्लॉट्स की जामिया रिपोर्ट तलब कर ली। कैमरामैन फरहान यूसुफ के साथ इरफानुल हक, समा, कराची। सुप्रीम कोर्ट ने कराची शारा फैसल पर कायम नस्ला टार को गिराने का हुक्म दे दिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि बिल्डर का वकील जिस सोसाइटी की तरफ से लीज मिलने की बात कर रहा है उसके पास लीज का इख्तियार नहीं था। सारे कराची में चाइना कटिंग ऐसे ही तो होती है। रिपोर्ट कर रहे हैं इरफानुल हक। कराची की शारे फैसल पर वाक़े नस्ला टावर का कोई एक हिस्सा नहीं, मुकम्मल तौर पर गिराना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने नर्सरी पुल के पास वाक़े नस्ला टावर के बिल्डर की नजरसानी दरखास्त मुस्तरद कर दी। कराची रजिस्ट्री में गैर कानूनी तामीरात से मुताल्लिक केस की समाअत के दौरान नस्ला टावर के बिल्डर के वकील ने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि बिल्डर को सिंधी मुस्लिम सोसाइटी ने लीज दी थी, जिस पर जस्टिस एजाजुल अहसन ने कहा कि जिसने बिल्डर को लीज दी उसके पास तो ये इख्तियार ही नहीं था। अदालत के सामने कमिश्नर कराची की रिपोर्ट मौजूद है जिसके मुताबिक 341 मुरब्बा गज जमीन पर कब्जा किया गया है। इस मौके पर चीफ जस्टिस ने कहा कि फिर भी अगर बिल्डर के पास कोई लीज है तो दिखा दे। यही हुआ है, सारे कराची में चाइना कटिंग ऐसे ही होती है। इस मौके पर नस्ला टावर के बिल्डर के वकील ने सवाल किया कि क्या इमारत के इसी हिस्से को गिराया जाए जिसे अदालत गैर कानूनी समझती है, जिस पर चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने कहा कि नस्ला टावर की पूरी इमारत को गिराना होगा। इरफानुल हक, समा, कराची। कराची के इलाके मलीर जामा मिलिया में मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान की फायरिंग से कार सवार साबिक यूसी नाज़िम का बेटा जाँ बहक हो गया। सीसीटीवी वीडियो में मुल्जिमान को वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है। मुल्जिमान ने पहले पीछा किया, फिर मोटरसाइकिल पर पीछे बैठे मुल्जिम ने बराह रास्त फायरिंग कर दी। कार सवार रजा जुल्फ़िकार गोलियां लगने से मौके पर ही दम तोड़ गए। मकतूल सीमेंट और सरिये का कारोबार करते थे। उनके वालिद साबिक यूसी नाज़िम थे। पुलिस को शुबा है ये वारदात टारगेट किलिंग है। सिंध में वैक्सीन की नई खेप क्यों ना आ सकी, वजीर आला सिंध ने इसका जिम्मेदार भी विफाक को ठहरा दिया। दावा किया कि विफाक वैक्सीन खरीदने नहीं दे रहा, जबकि तैमूर तालपुर ने समा के प्रोग्राम 7 से 8 में वैक्सीन की खरीदारी की इजाजत मिलने का एतराफ कर लिया। और कल हमारे पास भी प्रॉब्लम हुआ है वैक्सीन सप्लाई का, और हमें खरीदने नहीं देते। क्या है हकीकत, क्या है फसाना? सिंध में कोरोना वैक्सीन खत्म होने को आई तो इस पर भी वजीर आला सिंध को पड़ गया विफाक को जिम्मेदार ठहराना। और कल हमारे पास भी प्रॉब्लम हुआ है वैक्सीन सप्लाई का, और हमें खरीदने नहीं देते। अगर विफाक नहीं देता तो इन्हीं की सरकार के वजीर तैमूर तालपुर प्रोग्राम 7 से 8 में ये क्या फरमा रहे हैं, इजाजत मिलने का बता रहे हैं। आप लोगों ने क्यों नहीं मंगवाई सर, जब आपको इजाजत मिल गई? हमें इजाजत जब मिली है तो उसका वफाक ने जिम्मा उठाया हुआ था कि जब कि हमें जिस तरह से वैक्सीन मिल रही है हम पूरे सूबे में बराबरी के साथ बांटेंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, वजीर आला सिंध के दावे के बरक्स इन्हीं के वज़रा तो खरीदारी के ऑर्डर्स का दावा करते हैं। 10 दिन में वैक्सीन की आमद का बताते हैं। फौरी तौर पर जो 2 मिलियन डोजेज हैं उनके लिए हमने पेमेंट जो है उनको कर रहे हैं और वो मंगवा रहे हैं। क्या है सच और क्या है झूठ, अब सियासतदान तय कर लें
कि आवाम को कोरोना से बचाना है या सियासत को चमकाना है। कोरोना से अमवात की शरह भी नीचे आने लगी। एक दिन में 46 अफराद का इंतकाल हुआ। 1038 नए केसेस सामने आए। मुल्क भर में वैक्सीनेशन मुहिम भी जारी है। डॉक्टर फैसल सुल्तान ने वैक्सीन की किल्लत जल्द दूर होने की नवीद भी सुना दी। के दौरान चारों सूबों में 46 अफराद जान की बाजी हार गए। इस्लामाबाद में शरह अमवात 0 रही। मजमूई हलाकतों की तादाद 21,828 हो गई। MCOC के मुताबिक वायरस के फैलाव में कमी का रुझान भी बरकरार है। गुज़श्ता रोज नए केसेस की शरह 2.46% रिकॉर्ड। 42,000 टेस्ट हुए, सिर्फ 1,038 मुस्बत निकले। वबा पर मुकम्मल काबू पाने के लिए वैक्सीनेशन का अमल भी जारी। मुआविन खुसूसी सेहत ने अवाम में वैक्सीन की किल्लत के बायस पैदा होने वाली तशवीश भी दूर कर दी। 20 जून के बाद वैक्सीन की फराहमी मामूल पर आने की यकीन दहानी। ये जो कुछ कमी कुछ जगहों में देखने में आई, ये इंतहाई एक वक्ती मामला है। 20 जून के बाद इसमें खातिर खा बेहतरी होगी। जो दूसरी खुराक है उसको लगवाने में अगर एडिशनल कुछ हफ्ते गुजर जाए तो इसमें कोई हर्ज या नुकसान नहीं। गुज़श्ता रोज मुल्क भर में 3,69,274 अफराद ने वैक्सीन लगवाई। अब तक 1,20,67,171 शहरियों की वैक्सीनेशन हो चुकी है। वैक्सीनेशन जरूरी है, लेकिन ऐसी भी क्या जल्दी है? जिसका बाजू हाथ लगे उसी में इंजेक्शन लगा दो। सियालकोट के सेंटर में कोरोना की तेज तरीन वैक्सीनेशन हुई। रश ज्यादा, अमला कम, इसी वजह से शहरी आपे से बाहर हुए। ऐसे में इंतजामिया ने जालियां ही बंद कर दी, पुलिस तलब कर ली। एक खातून रजाकार इसी ग्रिल से बाहर निकले हाथों पर वैक्सीन लगाती रही। रजिस्ट्रेशन और एंट्री का भी कोई ख्याल न किया गया। अपना मुल्क कैसे चलेगा, यही बात करते हैं। वजीर खजाना कहते हैं 10 खरब रुपए टैक्स जमा करने की सलाहियत वाले मुल्क में महसूलात आटे में नमक के बराबर हैं। मुल्क में सालाना 10 खरब रुपए टैक्स जमा हो सकता है, लेकिन सिर्फ 6 से 650 अरब ही जमा होता है। सेनेट की कायमा कमेटी खजाना में वफाकी वजीर खजाना ने बात करते हुए सवाल उठाया, ये कैसा ज़राई मुल्क है जहां गंदुम, चीनी, दालें और घी तक बैरून मुल्क से मंगवाना पड़ता है। उनका कहना था हुकूमत ने 72 लाख बड़े टैक्स ना दहिंदगान का डेटा तैयार कर लिया है। थर्ड पार्टी से नोटिस भेजेंगे। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।